हेलो दोस्तों। आप सभी का एवन लाइफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। क्या होता है जब मेरा भाई अपनी ही लड़की के कमरे में रोज रात जाता है और वहां से सिसकारियों की आवाज आती है। कहानी अंत तक जरूर सुने और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मेरे भैया रोज मेरी भाभी को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला देते। जब भाभी सो जाती तो भैया मेरी भतीजी यानी कि अपनी बेटी के कमरे में चले जाते और अंदर से कुंडी लगा देते। उनके जाने के कुछ देर बाद ही कमरे से हांफने की आवाज आती और थोड़ी देर बाद जब मेरी भतीजी बाहर निकलती तो उसके बाल बिखरे हुए होते और पसीने से लथपथ होती थी, मानो उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई हो। आखिर इनके बीच होता क्या था, इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन उसके कमरे में छुप गई। उसके बाद जब भैया कमरे में आए तो मैंने देखा कि वो तो मेरी भतीजी के साथ। मेरा नाम सौम्या है। अपने पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरे बड़े भैया अपनी मां के साथ रहते थे। दरअसल मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे। उसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। तब से लेकर आज तक हमारी मां ने ही मेरा और मेरे बड़े भैया का पालन पोषण किया। मेरे भैया मुझसे 2 साल बड़े थे और पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थे। दरअसल मुझे पढ़ाई लिखाई से सख्त नफरत थी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखती थी। मेरा सपना मॉडलिंग करना था, लेकिन मैं एक ऐसे समाज में और परिवार में पैदा हुई थी जहां लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई तक ही परमिशन दी जाती थी। उसके अलावा उन्हें किसी भी काम में रुचि रखने की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन खैर, अपनी रुचि को कौन बदल सकता है। अब मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, तो इसमें कोई शंका नहीं थी। मैं बस अपनी डिग्रियों को लेकर ही पढ़ाई लिखाई करती थी। जितना हो सकता था बस पढ़ लेती थी। बाकी पूरा दिन में मॉडलिंग कैसे की जाती है उसी में ही अपना ध्यान रखती थी। ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इन सब चीजों को अनुमति नहीं दी गई है। और अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, तो मैं अकेली तेरे लिए समाज में किन किन के साथ लड़ती फिरूंगी। इसीलिए तुम कोई अच्छी सी पढ़ाई चुन ले और अच्छी नौकरी हासिल कर ले। उसके बाद तुम अपने सपनों को साकार कर सकती है। और वैसे भी मॉडलिंग के लिए इतना खर्चा लगता है कि मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। तभी मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अगर आप मुझे इस काम को करने देती है तो मैं अपना खर्चा खुद मेंटेन कर सकती हूँ। मैं कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने लग जाऊंगी जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। तभी मेरी माँ ने परमिशन तो दे दी, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने माँ के शिकन भरे चेहरे से यह सब पहचान लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम में आए। इसीलिए मैंने आखिरकार यह विचार कर लिया कि मैं अपने सपनों को ही दबा दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने अपने सपनों को दबाना ही ठीक समझा। और वैसे भी मैं इस बारे में किससे बात कर सकती थी। मेरी माँ के अलावा मेरा था ही कौन। हाँ, मेरे बड़े भैया थे, उनसे मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि दरअसल मेरे बड़े भैया थोड़े सख्त स्वभाव के थे। इसीलिए मैं उनसे कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं वह मुझे डांट ना दें। हालांकि वह एक अच्छे स्वभाव के भी थे। वह मुझे सपोर्ट भी करते थे और मेरा ध्यान भी रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में उनके प्रति एक डर था कि कहीं वह मुझे डांट देंगे तो मैं क्या करूंगी। इसी डर की वजह से मैं अपने भैया से कोई भी बात शेयर नहीं करती थी, ना ही मैं उन्हें कुछ बताती थी। मेरे जीवन में कोई भी फैसला होता तो मैं अपनी माँ से ही बात करती थी और सब कुछ अपनी माँ के साथ ही शेयर करती थी। मेरे बड़े भैया पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। इसी वजह से उन्होंने एक सरकारी नौकरी पाली थी। अब उनके सरकारी नौकरी लगने के बाद मेरी माँ का बोझ काफी हल्का हो गया। हमारे घर में तो मानो खुशियों की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जब से पिताजी गए थे मेरी माँ ही हम दोनों बहन भाइयों का खर्चा उठाते थे और पूरे घर को चलाते थे। लोगों के घरों में काम करके वह हम दोनों भाई बहन को अच्छे से पाल रही थी। तभी इसी बीच मेरे बड़े भैया की नौकरी लगने के बाद तो मानो मेरी माँ के लिए दिवाली ही आ गई थी। वह इतनी खुश थी जितनी आज तक मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। खैर, अपनी माँ को खुश देखकर तो मुझे भी खुश होना था
और वैसे भी मेरे बड़े भैया नौकरी लगे हैं, तो इसमें खुशी की ही बात थी अब। मेरे मन में कहीं न कहीं एक जिज्ञासा उठी कि बड़े भैया नौकरी भी लग गए हैं। अब 4 पैसे घर में आने भी लगेंगे। शायद मेरी मॉडलिंग का काम मैं शुरू कर सकती हूँ। लेकिन मन में भरी हिचकिचाहट बार-बार मुझे इन सब से पीछे ले जा रही थी कि अगर बड़े भैया ने मुझे मना कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? फिर मैंने इस बात को वहीं पर दबा दिया और सब लोगों के साथ हँसी खुशी-खुशी मनाने लगी। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। अब एक रोज मेरे मामा जी हमारे घर पर आए। वह कहने लगे कि अब तो सोमिया और मोहन की उम्र भी हो चली है। क्यों ना इनके लिए अच्छे लड़के लड़की की तलाश की जाए ताकि उनकी शादी कर दी जाए। तभी वो मेरी माँ से कहने लगे कि तुम्हारे भी कंधों का भार कम हो जाएगा और तुम्हारे घर में भी अब जब बहू आ जाएगी तो पोता पोती होंगे। इसी बीच तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तभी मेरी माँ ने कहा कि सोम्या तो अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी भी नहीं कर पाई है और वैसे भी इसे पहले हमें कामयाब होने देना चाहिए। तभी मेरे मामा जी ने कहा कि ठीक है, अगर सोम्या कुछ समय लेना चाहती है तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मोहन की शादी हमें कर देनी चाहिए। अब तो वह नौकरी भी लग चुका है और अच्छा खासा कमाने भी लगा है। तभी मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मोहन के लिए देख लेना। तभी मेरे मामा जी कहने लगे कि नेकी और पूछ पूछ, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे दोस्त की लड़की है जो अभी बीए की पढ़ाई कर रही है। इतनी संस्कारी लड़की है, मानो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल तुम्हारे परिवार के साथ वह मैच करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तुम्हारी सेवा में वह कोई कमी नहीं आने देगी, क्योंकि मेरा तो हमेशा से ही अपने दोस्त के घर आना जाना रहता है और इसी बीच मैं उस लड़की को अच्छी तरह जान परख गया हूँ। माँ कहने लगी कि वह लड़की क्या हमारे घर में रिश्ता करवाएगी? तभी मेरे मामा जी कहने लगे कि क्यों नहीं करवाएगी? मेरा दोस्त आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? तभी मामा जी ने वहीं बैठे बैठे अपने दोस्त को फोन लगाया और कहने लगे कि आपकी बेटी काव्या का रिश्ता मेरे भांजे के साथ तय करवा दिया जाए तो कोई ऐतराज तो नहीं। तभी उनके दोस्त वहां सामने से बोल रहा था कि लड़का अच्छी नौकरी करता है, अच्छा खानदान है, तो हमें क्या ऐतराज होगा? भला हम भी तो एक लड़का तलाश कर ही रहे थे। इसी बीच उनकी बातों ही बातों में रिश्ता पक्का हो गया। अब दूसरे दिन मेरे बड़े भैया मोहन को देखने लड़की वाले आने वाले थे। इसी बीच घर में तैयारियां शुरू हो गई। कोई पकवान बना रहा था तो कोई सजावट में लगा था। साफ सफाई के साथ साथ खुशी के माहौल सबके चेहरे पर था। फिर आज मेरे भैया का रिश्ता हो ही जाएगा। इसी बीच लड़की वालों का आगमन हुआ और काफी देर बातें करने के बाद चाय नाश्ता किया और सब लोगों को मेरे बड़े भैया बहुत पसंद आए और दूसरे दिन लड़की देखने के लिए हम लोगों को बुला लिया गया। अब दूसरे दिन हम लोग लड़की देखने के लिए गए। मैंने जब पहली बार अपनी भाभी को देखा तो मैं तो बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी थी। अब तक तो मेरे मन में यही वहम था कि मुझसे सुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी भाभी को देखा तो मेरे मन में खुद को लेकर ही शंका हो गई कि मुझसे ज्यादा भी सुंदर ये हो सकती है। खैर इसी बीच मेरे बड़े भैया का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की डेट भी निकल गई। अब तो शादी की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही थीं। इसी बीच मेरी एक दोस्त जो दिल्ली में रहती थी, वह भी शादी अटेंड करने के लिए आ गई, क्योंकि वह मेरी बचपन की दोस्ती थी। वह पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। अब मेरे भैया की शादी थी तो मुझे तो उसे बुलाना ही था, इसीलिए वो आ गई। उसी बीच बातों बातों में मुझे पता चला कि मेरी सहेली तो मॉडलिंग का काम करती है और अच्छी खासी अपने करियर को बना रही है। जब मैं अपनी सहेली से इस बारे में बातें कर रही थी तो न जाने कहाँ से मेरे भैया ने मेरी बातें सुन ली और मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे भैया मुझसे कहने लगे कि सूम्या, अगर तुझे मॉडलिंग का शौक है तो तुम मॉडलिंग कर सकती है। अब तो हम लोगों का पैसों का भी कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने सपनों को साकार क्यों नहीं कर सकती? ये बातें सुनकर तो मुझे एक तरह से सपना ही लगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या फिर सपना। मैंने अपने आप को ही छूटी काटी तो मुझे पता चला कि यह तो बिल्कुल हकीकत है। मैंने अपने भैया का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि क्या आप सच बोल रहे हैं? तभी मेरे भैया कहने लगे कि भला इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें मॉडलिंग का शौक है तो तू अपने सपनों को पूरा कर सकती है, और तुमने आज तक मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तभी मैंने भैया से कहा कि भैया, आपका क्रूर स्वभाव देखकर
मैं आपसे हर बार हिचकिचा जाती थी और अपने सपनों को अंदर ही अंदर दबा गई। मैंने इस बारे में माँ से बात तो की थी, लेकिन माँ ने मुझे समाज का नाम देकर वहीं पर चुप करवा दिया। फिर भैया कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मॉडलिंग करना चाहती है तो शादी के बाद अपनी सहेली के साथ दिल्ली चली जा। मैं तेरा सारा खर्चा उठा दूंगा। और वैसे भी अब तो तेरी भाभी भी घर में आ जाएगी, तो माँ के पास रहने वाली भी आ जाएगी। इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तभी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बात जब मैंने अपनी माँ को बताई, तो माँ कहने लगे कि बेटा, समाज का वैसे तो डर है, लेकिन अब अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे भैया खड़े हैं, तो तुम्हें किसी का कोई फिक्र नहीं है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भैया की शादी के साथ साथ मुझे ये खुशी मिल गई, तो मेरे लिए तो दोगुनी हो गई। अब मैं जोरों शोरों से भैया की शादी की तैयारियां करने लगी। मैं बहुत उत्सुक थी कि अब मैं अपने सपनों को पालूंगी। खैर, अब भैया की शादी हो गई और मेरी भाभी का गृह प्रवेश करवाया गया। अब तो सभी लड़कियां मेरी भाभी के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। मैं तो खुशी के मारे फुले नहीं समा रही थी और सभी सहेलियों के सामने खुद को गर्व महसूस करवा रही थी। इतनी सुंदर भाभी मेरे घर पर ही आई है। सभी मुझे देख देख कर ताना दे रही थी कि तू तो बड़ी फूली नहीं समा रही है। इतनी सुंदर भाभी आने के ऊपर तुम तो भाव खाने लगी है। तभी सभी लोगों की हंसी मजाक के बीच भाभी को अपने उसके कमरे में सुला दिया गया। दूसरे दिन भाभी के साथ हम लोग बातें कर रहे थे। तभी भैया कहने लगे कि अब तो सौम्या को अपनी सहेली के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि आज जितना जल्दी करेगी उतना ठीक होगा। फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। दूसरे दिन मैं अपनी सहेली मिली के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। भैया ने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाए और कहने लगे कि तू अपने सपनों को पूरा कर। तुझे तो कुछ भी पैसों की या किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बस एक फोन कर देना। मैं तुरंत तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। फिर इसी बीच में सब लोगों से मिलकर दिल्ली से रवाना हो गई। वहां जाकर मुझे काफी अच्छा लगा। पहले पहले तो मुझे घर की बहुत याद आई, लेकिन बाद में मैं दिल्ली के रंग में बिल्कुल रंग गई और अपने करियर को बनाने में लग गई। मुझे वहां कई तरह के लोग मिले। कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी। लेकिन मुझे तो अपना सपना पूरा करना था, इसलिए मैं अपने सपनों के प्रति जुनून के साथ काम में लग गई। अब कुछ दिन निकलने के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। दरअसल मुझे बुखार रहने लगा था, जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब यह बात मेरे घर पर पता चली, तो माँ ने मुझे घर पर बुला लिया और कहने लगे कि कुछ दिन तू घर पर रह और आराम करो, उसके बाद चली जाना। मुझे माँ की बात ठीक लगी और मैं घर पर चली गई। अब भाभी भैया मेरा अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। एक रोज मैं अपने कमरे में सो रही थी, तो अचानक मुझे प्यास लगी। तभी किचन से पानी लाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली, तो भैया और भाभी तो ना जाने किस बारे में बात कर रहे थे। जब मैं उनके पास गई, तो भैया भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि तुम बुआ बनने वाली हो। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो खुशी के मारे चिल्ला उठी। तभी माँ भी वहां पर आ गई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। खैर, ऐसे ही समय निकलता गया और पता भी नहीं चला। मैं कुछ दिनों में ठीक हो गई और दिल्ली के लिए निकल गई। करीब 9 महीने बाद जब मेरे घर पर एक सुंदर सी प्यारी सी भतीजी ने जन्म लिया, तो मैं वापस घर पर आई। अब इसी बीच समय निकलता गया और मैं अपने सपने को पाने में लगी रही। अब धीरे धीरे मैं मॉडलिंग का काम करने लगी और अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थीं। एक रोज मेरे मामा जी घर आए और कहने लगे कि अब तो सूमिया ने भी अपना करियर बना लिया है, और अभी क्यों ना सूमिया की शादी कर दी जाए। तभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तो मैंने भी हाँ बोल दी, क्योंकि अब मैं अपने सपनों को पा चुकी थी और मुझे घर वालों के बारे में भी तो सोचना था। इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। मेरे लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर ली गई। काफी दिनों के बाद मेरी शादी तय कर दी गई। अब मेरी भतीजी भी पूरे 13 साल की हो चुकी थी। वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती थी और काफी अच्छे संस्कारों में पली बढ़ रही थी। खैर, एक रोज मैं अपने कमरे में सो रही थी, तो मुझे अचानक मेरी भतीजी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जब बाहर निकलकर देखा, तो मैंने देखा कि भैया उसके कमरे में थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखना चाहा, लेकिन खिड़की तो अंदर से बंद थी। दरअसल मैं जब कमरे से बाहर निकली,
तो मैंने भैया को उसके कमरे में जाते हुए देख लिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे से अचानक चिल्लाने की आवाजें और हांफने की आवाजें आ रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ भी हो सकता है। बाप बेटी है, कोई बातें करते होंगे और टीवी की आवाज होगी। मैंने इस बात को ऐसे सोचकर टाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन जब मैंने देखा कि भैया किचन में भाभी के दूध के अंदर कोई गोली मिला रहे हैं, तभी मैंने भैया से पूछा, तो भैया कहने लगे कि कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, इसीलिए उसे गोली दे रहा हूं। तभी मैंने भैया से कहा कि इस तरह गोली देना ठीक नहीं, आप उन्हें बताकर ऐसे ही गोली दे सकते हो। तभी भैया कहने लगे कि वह गोली थोड़ी कड़वी है, इसीलिए वह लेती नहीं है, तो मैं उसे चुपके से दूध में मिलाकर देता हूं। तभी मैंने भैया की बात कोई अनदेखा कर दिया और सोचा कि सच में दवाई दे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर निकलकर देखा, तो भैया चुपके से अपने कमरे से निकलकर मेरी भतीजी के कमरे में जा रहे थे। जब मैंने उनके कमरे के पास जाकर कान लगाकर सुना, तो उन दोनों के बीच में हांफने की आवाज आ रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके बीच हो क्या रहा था, और भैया इस तरह भाभी को गोली देकर इसके कमरे में क्यों आते हैं। तभी मैंने भैया के कमरे में जाकर देखा, तो भाभी इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उनके कोई भी पास में कितना भी शोर कर ले, उन्हें जाग नहीं आ रही थी। मैंने भाभी को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन वह इस कदर नींद में थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि भैया भाभी को जरूर नींद की गोली ही देते होंगे होंगे, वरना इतनी गहरी नींद में कौन सोता है। खैर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो मानो मेरे रोंकाते खड़े हो रहे थे कि आखिर इनके बीच हो क्या रहा है। आज तक हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की एक अजीब सी घटना ने तो मुझे अंदर से झकझोर करके रख दिया था। अब तो मुझे इस पूरी सच्चाई की तह तक जाना ही था कि आखिर इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरे दिन में अपनी भतीजी के कमरे में ही चुपकर सो जाऊं। तभी दूसरे दिन शाम को खाना खाते ही मैं जल्दी से अपनी भतीजी के कमरे में जाकर छुप गई और पर्दों के पीछे बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि भैया चुपके से मेरी भतीजी के कमरे में आते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते और मेरी भतीजी के पास बैठकर दोनों रोने लगते हैं। मैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। अब तो मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था कि आखिर ये रो क्यों रही है। तभी मेरे भैया मेरी भतीजी के दराज से कुछ दवाइयां निकालते हैं और मेरी भतीजी को इंजेक्शन देने लगते हैं। जब यह सब मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं झट से उस कोने से बाहर निकल गई। मुझे वहां अचानक देखकर वह दोनों घबरा गए और भैया कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मैंने भैया से कहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी भैया रोने लगे और कहने लगे कि दरअसल तुम्हारी भतीजी को ब्लड कैंसर है और तुम्हारी भाभी और माँ इस बात को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने उन लोगों को नहीं बताया। ये बात तुम्हारी भतीजी को भी पता है और यह तो इतनी समझदार है कि मुझे ही सांत्वना दे देती है। इसी बीच डॉक्टर के दिए हुए इंजेक्शन और दवाइयां मैं रात चोरी से चुपके से देता हूं, ताकि घर वालों को पता ना चले और इसका इलाज शुरू होता जाए। जब इसे इतनी बड़ी सुई लगाता हूं, तो मेरा दिल भर आता है और मैं हांफने लगता हूं और ये बेचारी दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती है। माँ को वैसे भी काम सुनाई देता है और तू अपने होने वाले पति से बात करने में व्यस्त होती है, तो तू वैसे ही ध्यान नहीं देगी। बस रही तुम्हारी भाभी, जो यह जान सकती थी, इसलिए उसे मैं नींद की दवाई दे देता था। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं वहीं पर घुटनों के बल गिर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। एक छोटी सी जान के अंदर इतनी बड़ी बीमारी डालकर भगवान ने कौन सी सजा दी थी। हम लोगों का शोर सुनकर अम्मा भी वहां पर आ गई। जब माँ को यह बात पता चली, तो वह सहन नहीं कर पाई और रोने लग गई। तभी हम लोगों ने माँ को सांत्वना दी और भैया से कहा कि हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे। तभी दूसरे दिन जब यह बात भाभी को पता चली, तो वह भी बहुत दुखी हो गई। इसी बीच हम लोगों ने मिलकर उसका पूरा ध्यान रखना शुरू किया और अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था। लगभग 1 साल बाद
मेरी भतीजी ने इस बीमारी को हरा दिया और एकदम स्वस्थ हो गई। अब हम लोग अपने परिवार में बिल्कुल कुशल मंगल रह रहे थे। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर मैं उस दिन उस कमरे में जाकर सब कुछ पता ना लगाती, तो ना जाने मैं क्या क्या ख्याल अपने मन में लाती रहती और अपने भैया के ऊपर शक करती रहती। और इतनी बड़ी बात का भी मुझे नहीं पता चलता, जो मेरे भैया अकेले इतने दिनों से अंदर ही अंदर घुटने जा रहे थे। धन्यवाद।